दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने सो मासूम बच्चों को कत्ल किया था। उसका नाम जावेद इकबाल है। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर से था। इकबाल से मिलने का पहला तजर्बा रखने वाले लोग इसे एक लड़का शिकारी करार देते हैं जो बदकारी की अपनी हूस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। नवइमरी से ही जब उसके पास 200 सीसी मोटरसाइकिल थी, जावेद इकबाल लड़कों को रागिब करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। उसका सबसे मौसर तरीका बच्चों पर मैगजीन के जरिए कलमी दोस्त बनाना था। अपने कलमी दोस्तों की तस्वीर हासिल करने के बाद वो उनसे दोस्ती बरकरार रखने के लिए पुरकशा लड़कों की फहरस्त बनाता था। वह उनको तहफे परफ्यूम, टिकट, सके वगैरह भेजने पर हजारों रुपए खर्च करता। जावेद इकबाल एक मालदार ताजर मोहम्मद अली मगल के छोटे बच्चे चौथे बेटे थे। उन्होंने मिटरक इस्लामिया हाई स्कूल से किया। उन्होंने अपना कारोबार 1978 में उस वक्त शुरू किया जब वो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में इंटरमीडिएट के तालिब इल्म थे। उनके वालिद ने शादबाग में 2 विलास खरीदे। इकबाल ने एक घर में स्टील रिकास्टिंग का कारोबार किया और लड़कों के साथ बरसों तक वहां रहे। खानदान के दीगर अफराद को उसकी बड़ी आदतों के बारे में इस वक्त मालूम हुआ जब वो भी शादबाग चले गए, लेकिन वो उन्हें अपनी जिंदगी में मुदाखलत करने या अपने साथ आने वाले लड़कों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता था। 1990 के आखिर में एक शख्स ने जावेद इकबाल के खिलाफ अपने बेटे से बदफाली की शिकायत दर्ज कराई। शादबाग पुलिस ने उसके वालिद और 2 भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद हिरासत में ले लिया। वो 7 दिन तक हिरासत में रहे, लेकिन इकबाल ने हथियार नहीं डाले। 8वें दिन इसके एक लड़के को इसके घर से गिरफ्तार करके थाने में नजरबंद कर दिया गया। चंद घंटों के अंदर इकबाल सामने आया और पुलिस को लड़के को गिरफ्तार करने की इजाजत देने पर अपने खानदान के अफराद पर गालियां दें। बाद में इसने लड़के की रहाई को यकीनी बनाने के लिए खुद हथियार डाल दिए। कई सालों तक इकबाल ने अपनी शादी तय करने के लिए अपने खानदान की कोशिशों की मुजाहमत की। एक दिन उसने ये ऐलान करके सबको दंग कर दिया कि उसने अपने लिए दुल्हन का इंतखाब किया है। वो उसके एक लड़के की बड़ी बहन थी। मकसद ये था कि लड़के को उसे छोड़ने से रोका जाए। 1983 में होने वाली ये शादी चंद माह तक चली। उसी तरह की हरकत में इकबाल ने अपनी सबसे छोटी बहन की शादी अपने एक लड़के मोहम्मद इकबाल से की। जावेद इकबाल को जानने वाले लोग उन्हें एक बदज़ुक करार देते थे। वो कानून और सजा से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मुख्तलिफ महकमों में दरख्वास्तें दाखिल करने, किसी न किसी चीज की शिकायत करने की आदत थी। उसे एक बार गिरफ्तार किया गया और बदकारी के अल्जाम में 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका लड़कों की तरफ उसके झुकाव पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार उसने शादबाग के एक माज़ज़ शख्स के बेटे पर हमला किया। इलाके के अमायदीन ने मामला उठाया। इसने गोलबाग में पंचायत के सामने अपने जुर्म का एतराफ किया। इसने एक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत किए और ये अहद किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बाद अइज़ा इलाके में स्टाम्प पेपर की फोटोकॉपियां तकसीम की गईं। पंचायत के हुक्म पर उन्होंने माफी मांगने के लिए मीन बाजार में 100 दुकानों का दौरा किया। थोड़ी देर बाद इसके वालिद का इंतकाल हो गया और शादबाग के रहायशियों को उस काम पर ले जाने के लिए रोकने वाला कोई नहीं था। अगली बार जब वो पकड़ा गया तो उसे मारा पीटा गया और शादबाग से निकाल दिया गया। अपने खानदानी कारोबार के अलावा जावेद इकबाल जो कुछ भी करते थे, उसका मकसद लड़कों को रागिब करना था। उसने शादबाग में वीडियो गेम्स की एक दुकान खोली जो अपनी नौइयत की पहली थी और लड़कों को कम नरखों पर और कुछ सूरतों में मुफ्त टोकन पेश करेगी। वो 100 रुपए का नोट फर्श पर फेंकता और इस लड़के को देखता जो उसे उठाता था। फिर वो ऐलान करेगा कि उसकी रकम चोरी हो गई है और इसे हर एक की तलाश करनी थी। चोर को पकड़कर मुल्हाका कमरे में ले जाया जाएगा जहां इसकी बदफाली की जाएगी। बाज औकात रकम लड़के को खैर सगाली के इशारे के तौर पर वापस कर दी जाती थी। जब लोगों ने अपने बच्चों को दुकान पर जाने से रोका तो इकबाल ने लड़कों को रागिब करने के लिए एक फश एक्वेरियम और बाद में एक जिम कायम किया। इसने एक एयर कंडीशनड स्कूल, सुनीसाइड स्कूल भी कायम किया, लेकिन यह नाकाम हो गया क्योंकि कोई भी बच्चों को भेजने को तैयार नहीं था।
اس نے ایک مناسب قیمت کی دکان بھی کھولی جہاں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت پر فروخت ہوتی تھیں۔ وہ بھی چند ہفتوں تک جاری رہا۔ جاوید اقبال نے ایک ماہانہ میگزین اینٹی کرپشن کرائم میں بھی سرمایہ کاری کی، جہاں انہوں نے پولیس افسران کی بہادری شائع کی اور محکمے میں اچھے روابط قائم کی۔ اس نے کم از کم 2 درجن پولیس افسران کے انٹرویو کیے، جن میں ایس پیز اور DDIG بھی شامل ہیں۔ 1983 میں اپنے والد کی وفات کے بعد اقبال کو جائیداد سے 3.5 ملین روپے کا بھاری حصہ ملا۔ انہوں نے 1985 میں شاہدرہ کے علاقے رانا ٹاؤن میں ایک بڑا گھر بنایا، جس میں تہہ خانے میں تالاب اور پچھواڑے میں سوئمنگ پول تھا۔ وہ اس اسٹائل میں گھومنا پسند کرتا تھا اور اسے اکثر آدھے درجن لڑکوں کے ساتھ 5 دروازوں والی پجیروں میں گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے ایک پرانے دوست نے بتایا، ایک بار وہ 4 گاڑیوں کے مالک تھے، ایک پجیرو، ایک لانسر، ایک ٹویوٹا اور ایک سوزوکی FX۔ ان کے ایک پرانے دوست نے بتایا، جاوید اقبال اپنا رانا ٹاؤن کا گھر بیچ کر فتح گڑھ غازی آباد میں ایک نئی رہائش گاہ میں شفٹ ہو گئے اور وہاں ویڈیو گیمز کی دکان کھول لی۔ ستمبر 1978 میں اقبال اور اس کے ملازم ارباب کو دوسرے ملازم اور مالش کرنے والے نے بری طرح زدوکوب کیا اور 8,000 روپے نقدی سے محروم کر دیا۔ اقبال کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور 22 دن تک لاہور جنرل ہسپتال میں بے ہوش رہے۔ ابتدائی طور پر غازی آباد پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا، لیکن بعد میں ارباب کے اہل خانہ کی شکایت پر FIR میں ترمیم کرتے ہوئے اقبال پر بدفعلی کا الزام لگایا۔ ہسپتال سے رہائی کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں اسے مقامی عدالت سے ضمانت مل گئی، چونکہ خاندان کا کوئی فرد اس کے علاج پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اس کا غازی آباد کا گھر، گاڑی اور دکان بیچ کر پیسے اس کے علاج کے لیے استعمال کیے گئے۔ بہتر ہونے پر وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کے اثاثے فروخت ہو چکے ہیں۔ ایک سے زیادہ مواقع پر اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا ہے جس سے منٹوں میں ایک شخص کنکال بن جاتا ہے۔ اقبال نے مئی 1999 میں اپنے قتل کا سلسلہ شروع کیا اور خود اسے پریس میں لیک کر دیا۔ اس نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ میں نے یہ اپنے لڑکوں کی طرف سے میری زندگی پر کی گئی کوشش، میری ماں کی موت اور معاشرے میں ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے کیا